हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे फ्रेंड्स, इंडिया वाला एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो का टाइटल है इंडिया कभी नेक्स्ट चाइना नहीं बन सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को नेक्स्ट चाइना बनना चाहिए? अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि चाइना की इकोनॉमी इंडिया से बेहतर है। बिल्कुल है, इंडिया और चाइना में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल है। अब जहाँ इतने पैसे कमाने के बाद समाज में कोई इज्जत ना दे, समाज में लोग स्कैमर के नजर से देखे, तो फिर क्या फायदा उतने पैसे कमाने का जहाँ इज्जत ही नहीं कमाया। ये तो फिर वही बात हो गई। एक ने कहा अरे उसके पास बहुत पैसे है, दूसरे ने पूछा अरे हाँ सच्ची, हाँ नाम क्या बताया, विजय माल्या। बस आधी इज्जत तो वहीं डूब जानी है। तो कुछ ऐसी ही है चाइना की स्टोरी, जहाँ उनके पास उनकी इकोनॉमी बेटर है, उनके पास पैसे भी है, बस उनके पास वो इज्जत नहीं है जो आज इंडिया कमा रहा है। अब कुछ हेटर्स तो होंगे ही जो कहेंगे इंडिया अभी भी वही पुराना और गरीब देश है। वो कहेंगे कि इंडिया नहीं कभी आगे बढ़ा और नहीं कभी बढ़ पाएगा। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी सोच ही कभी आगे नहीं बढ़ पाई। तो इस जालिम दुनिया में जलने वाले लोगों की कमी थोड़ी है। तो हमारा प्यारा भारत जीरो से शुरू करके आज इतना आगे आ गया। सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए बल्कि इज्जत, अच्छे दोस्त, लोगों का भरोसा, ये सारी चीजें कमाई है और अभी तो और आगे जाना है। और न्यूज तो आपको मिली गई होगी, इंडिया 2023 तक चाइना के पॉपुलेशन को भी पार कर जाएगा और आशा करते हैं आने वाले कल में इंडिया चाइना के इकोनॉमी को भी पार कर जाए। तो चलिए हम वीडियो देख लेते हैं, वीडियो में क्या दिखाया गया है। उसके बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंडिया है जो दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है और एक ऐसी कंट्री जो जल्द ही पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री होगी। भारत का इंटेंस मैन पावर वर्ल्ड स्टेज पर इसे एक इकोनॉमिक फोर्स बनाने का एक बड़ा हिस्सा है, जबकि अनगिनत दूसरी कंट्रीज स्किल से इक्विप्ड ओल्ड पॉपुलेशन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जो वास्तव में उन चीजों से अलग है जिसकी उन्हें जरूरत है। भारत में अभी भी एक बहुत ही यंग और बहुत ही प्रोडक्टिव वर्क फोर्स है। ये वो मैन पावर है जिसने इस इकोनॉमी को दुनिया की घटनाओं को कैपिटलाइज करने में सक्षम बनाया है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है। पिछले 5 सालों में कंट्री बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को सोर्स करने के लिए हेडलाइंस में आया है, जो चाइना में बाय डिफॉल्ट चले गए हैं। आज चाइना की इंटेंस इकोनॉमिक ग्रोथ का दौर खत्म होते हुए दिख रहा है। ऐसा लगता है कि अब इंडिया की बारी है कि वो दुनिया का वर्कशॉप बने और उस रोल के साथ आने वाले वेल्थ को एंजॉय करे। यह निश्चित रूप से इंडियन गवर्नमेंट के 2025 तक के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के प्लान के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इंडिया करेंटली चाइना के रूप में पर कैपिटा 1.6 प्रोडक्शन जनरेट कर रहा है और पिछले 3 दशकों में इसकी सभी सफलताओं के लिए चाइना अभी भी खुद एक अमीर कंट्री से दूर है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इन दोनों कंट्रीज में सफलता ह्यूमन लेवल पर बहुत कुछ अच्छा करने के लिए है। उन सभी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ में क्रिएट किया है, ये करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालने के लिए जिम्मेदार है। ये हमेशा एक अच्छी बात हो सकती है, एक अच्छी बात जिसे भारत में भी दोहराया जा सकता है। Good thing that can also be replicated in India. तो क्या इंडिया चाइना और यूएसए को टक्कर देने वाला अगला इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है? USA. ऐसा कौन सा एडवांटेज है जिसका यूज वो अपने इकोनॉमी को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए कर सकता है, और ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिसका सामना वो करेंगे जो इसे रोक सकता है? हम एक बार वो सब कर चुके हैं। हम भारत को इकोनॉमिक एक्सप्लेन के नेशनल लीडर बोर्ड पर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन का ये एपिसोड आपके लिए मॉर्निंग ब्रू द्वारा लाया गया है। मॉर्निंग ब्रू एक फ्री सर्विस है जो हर सुबह आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग और हाई कैलिबर आर्टिकल का लिस्ट ईमेल करता है, जैसे ऑयल की कीमतें कैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास को दुनिया का सबसे रिच स्कूल बनाने के लिए ट्रैक पर था, यहाँ तक कि हार्वर्ड को भी अपने $53.2 बिलियन के डोनेशन फंड के साथ बोली लगा रहा है। मैं नॉर्मली प्रोडक्टिव ऑयल के लैंड ओनरशिप या कॉलेज डोनेशन फंड्स के इन और आउट्स के बारे में जानने के लिए अपने वे से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन मॉर्निंग ब्रू न्यूज की कहानियों को इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल बनाने में सबसे अच्छा है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और मैं श्योर हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगा। इसे ट्राई करने में कोई रिस्क नहीं है। लिंक स्क्रीन पर या नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। Below. भारत का करंट इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी उसी समय के आसपास शुरू हुआ था जब 1990 के दशक की शुरुआत में चाइना का भी स्टार्ट हुआ था। इस समय पहले भारत की इकोनॉमी सोवियत स्टाइल की सेंट्रली प्लान की गई इकोनॉमी और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में एक फ्री मार्केट सिस्टम का एक लूज हाइब्रिड था। सोवियत यूनियन का डाउनफॉल, जो उस समय उनका पहला इंटरनेशनल ट्रेडिंग पार्टनर था, इस सिस्टम के अंदर पूरी तरह से खराब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ एक होने का मतलब ये था कि कंट्री को एक इंटरनेशनल डेट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अंतिम समय के लोन के कारण बैंकक्रप्ट होने से
से बड़ी मुश्किल से बचा। जब एक इकोनॉमी को इफेक्टिवली डेट से वापस लाना होता है तो IMF वो यूज करते हैं जिसे वॉशिंगटन सेंसस कहा जाता है। हमने पहले भी वॉशिंगटन सेंसस को देखा है नेशनल इकोनॉमीज को कवर करने वाले अन्य वीडियो में, जिन्हें किक स्टार्ट देने की जरूरत है। मैं ज्यादा कुछ रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वॉशिंगटन सेंसस पॉलिसीज की एक लिस्ट है जो इकोनॉमी को ट्रेड और प्राइवेट बिजनेस के लिए खोलती है। भारत के मामले में चॉपिंग ब्लॉक पर सबसे बड़ी बात इसके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए इसके प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज थी और लाइसेंस और रिस्ट्रिक्शंस की इसका इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था जिसे हर बिजनेस को मानने की जरूरत थी। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हमेशा बुरी चीज नहीं होती है। ये ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट्स अपने लोकल इंडस्ट्री के लिए अच्छी तरह से लागू करेंगे। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज कई फॉर्म में आती है, लेकिन सबसे कॉमन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि इंपोर्ट टैक्स या कोटास। अगर भारत अपने लोकल कार इंडस्ट्री को बचाना चाहता है तो ये कंट्री को भेजे जाने वाली सभी फॉरेन कार्स पर इंपोर्ट टैक्स लगा सकता है, जो डोमेस्टिकली बनाए गए कार्स के प्राइसेस बढ़ा देगा। इंपोर्टेड कार अभी भी अवेलेबल होंगी, लेकिन वो महंगे होंगे। प्रॉफिट ये है कि ज्यादातर कंज्यूमर्स डोमेस्टिकली बनाए गए सामानों को खरीदने का चुनाव करते हैं, भले ही वो सस्ते होने के अलावा किसी और रीजन से अपने इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा सस्ता हो। इसका मतलब है कि डोमेस्टिक बिजनेस में लगभग हमेशा एक कंज्यूमर मार्केट होगा, जिसका मतलब ये है कि वो बिजनेस में बने रहेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये थ्योरी में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के साथ दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि वो कंज्यूमर्स के साथ सब कुछ महंगा बना देते हैं। ऑब्वियसली इंपोर्ट की गई चीजों की कीमत आर्टिफिशियली बढ़ रही है और वो कॉस्ट कंज्यूमर्स के साथ पास होने जा रहा है, लेकिन ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए अपनी कीमतों को बढ़ाने के लिए हेडरूम भी छोड़ देता है, जबकि इंपोर्ट टैक्सेस और लेवीज के एक्सेंटिवनेस के आधार पर कॉम्पिटिटिव बने हुए हैं। The extensiveness of import taxes and levies. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बिजनेस उन कंपोनेंट्स के पार्ट के लिए ज्यादा पे करते हैं जो लास्ट प्रोडक्ट होते हैं। आज की दुनिया में एक एडवांस्ड इकोनॉमी या एक डेवलपिंग इकोनॉमी बनने के लिए अपनी जरूरत की हर चीज घर में बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। एक कार का ही एग्जांपल देख लेते हैं। आपको रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट पार्ट्स और कंप्यूटर चिप्स के साथ साथ मशीन की जरूरत होगी जो मशीन बनाता है, जो पार्ट्स बनाते हैं, जो कार्स बनाते हैं। Us. थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ इकोनॉमीज पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होने के करीब पहुंच सकती है, लेकिन ये एक बड़े कॉस्ट पर आएगा, जिसका मतलब ये है कि लगभग इकोनॉमीज को चीजों का इंपोर्ट करने की जरूरत है। अगर किसी मैन्युफैक्चरर को सभी कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट टैक्स पे करना पड़ता है जो वो अपने लास्ट प्रोडक्ट में डालते हैं, तो उन्हें इस खर्च को लास्ट कंज्यूमर तक पहुँचाने की भी जरूरत होती है। अब कुछ इंडस्ट्रीज के लिए, स्पेशली उनके लिए जो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, या सिर्फ डॉलर और सेंट या रुपी से अलग इकोनॉमी को प्रॉफिट दे सकते हैं, मुझे लगता है कि ये वर्थवाइल हो सकता है। Worthwhile. आप हाई एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए इफेक्टिवली हाई प्राइसेस का ट्रेड कर रहे हैं, Efficiency. लेकिन इससे वो सामान कम कॉस्ट वाले कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे जो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस इन्फ्लेशन के रूप में दिखाई देंगे। आज हम पहली बार चाइना ट्रेड वॉर में रशियन सैंक्शंस के साथ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के इम्पैक्ट्स को महसूस कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसी तरह के प्रोसेस में अब इकोनॉमिक्स रीजन में हाई प्राइसेस के साथ डील कर सकते हैं। अगर हम एक इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं कि सब कुछ कितना सस्ता है, तो सोमालिया दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर होगी जिसे इकोनॉमीज डील नहीं कर सकते हैं। Economies can't deal with though. आर्टिफिशियली बढ़ते हुए प्राइसेस उनके एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे प्रभावित करते हैं, जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के रूप में क्रिएट कर सकती है। एक कार कंपनी जो चीप प्रोडक्ट्स बनाती है जो सिर्फ डोमेस्टिकली बेचने से दूर हो सकते हैं, क्योंकि इसके सभी कॉम्पिटिटर्स पर भारी टैक्स लगाया जाता है। ये इस असमान प्लेन एरिया के बाहर अपनी कार्स को बेचने में ज्यादा लकी नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब है कि इकोनॉमी खुद के लिए एक एक्सपोर्ट मार्केट बनने का मौका छोड़ रही है, जिसके पास लंबे समय में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का मौका है, जिसे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज कभी भी बचाने की उम्मीद नहीं कर सकती है। लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है जो इन प्रॉब्लम्स का कारण नहीं बनता है, जो इंपोर्ट पर फाइन लगाने के बजाय गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरर्स को पेंशन के साथ साथ डायरेक्ट पेमेंट या गारंटीड परचेज में छूट देगी। इसका बेस्ट एग्जांपल शायद यूएसए है, जो फार्मर्स को सब्सिडी देता है क्योंकि ये लोकल इंडस्ट्री को बनाए रखना चाहता है। दोनों ही एम्प्लॉयमेंट के लिए जो वो लाते हैं, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए भी स्वतंत्र रूप से अपनी आबादी को खिलाने में सक्षम है, जबकि सब्सिडी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज डायरेक्ट कंज्यूमर्स के लिए चीजें ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं बनाती हैं। उन्हें गवर्नमेंट से पैसे रिसीव करने के बजाय ज्यादा पैसे पे करने की जरूरत होती है, जैसे वो इंपोर्ट टैक्सेस के थ्रू करते हैं। इसका मतलब है कि इवेंचुअली टैक्स पेयर्स को बिल पे करना होगा, चाहे वो हाई टैक्सेस या हाई प्राइसेस के थ्रू हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्हें कैसे लागू किया जाता है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज फ्री मार्केट में डायरेक्ट इंटरप्शन है, और अगर कभी कभी ऐसा किया जाता है, ये नेचुरली कुछ इनएफिशिएंसीज का कारण बनता है। और यही कारण है कि जब वो फ्री ट्रेड को अपनाते हैं, तो आमतौर पर इकोनॉमीज बढ़ने लगती है। When they embrace free trade. अब श्योर होने के लिए इंडिया के मामले में प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज के कारण होने वाली इनएफिशिएंसीज का लगभग सभी बिजनेस एक्टिविटी में गवर्नमेंट के एक्सट्रीम लेवल के इंटरप्शन के कारण इकोनॉमी पर पड़ने वाले दबाव की तुलना में रिलेटिवली इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। All business activity.
जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि इंडिपेंडेंस के बाद के दशकों में भारत सोवियत यूनियन के कमांड स्टाइल के प्लान इकोनॉमी से बहुत इंस्पायर हुआ है। इकोनॉमी 5 साल के प्लान के एक सीरीज के अनुसार चलता था, जो एग्रीकल्चर और बड़े इंडस्ट्री जैसे स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को टारगेट करता था। ये एक डायरेक्ट कॉपी नहीं था, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री अभी भी मौजूद हो सकती थी। ये बस बहुत हेवीली रेगुलेट किया गया था। बड़ी हैवी सब्सिडी वाले स्टेट ओन्ड कंपनीज बड़ी इंडस्ट्रीज पर हावी थे, जिससे प्राइवेट कंपनीज के लिए उन मार्केट्स में कम्पीट करना इम्पॉसिबल हो गया, और यहाँ तक कि एक स्मॉल मार्केट में एक कॉर्नर स्टोर के रूप में बिजनेस स्टार्ट करना लगभग इम्पॉसिबल था। business. ये लाइसेंस राज के रूप में जाने जाने वाला कुछ ऐसा था जो इंटेंस लाइसेंसिंग रेगुलेशन रेड टेप का एक स्टाइल था, जिसका भारत में बिजनेस करने के लिए पालन करना पड़ता था। In India, मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि इसे ऑफिशियली लाइसेंस राज नहीं कहा जाता था। वो बस एक टर्म था जिसे बिजनेस एक्टिविटीज पर गवर्नमेंट के कंट्रोल के एक्सट्रीम लेवल पर लागू किया गया था, जो क्लियरली दूसरे ऑपरेसिव रूलिंग सिस्टम ब्रिटिश राज के समान था। ये बहुत ही बकवास जोक है, लेकिन सब यही कहते थे। और वैसे भी बिजनेस रेगुलेशन और यहाँ तक की लाइसेंसिंग भी भारत के लिए यूनिक नहीं है, licensing isn't unique to India. और कई मामलों में ये नियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्देश्य को पूरा करता है। आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी डॉक्टर के ऑफिस की स्थापना करे और सर्जरीज करे, लेकिन भारत के मामले में ये नियम बिजनेस की सक्षमता और सेफ्टी को श्योर करने से आगे चला गया है। Competency and safety. उन्होंने पूरी तरह से पॉइंटलेस होने की हद तक बिजनेस को ऑपरेट करने के सभी पहलू पर रेट किया है। बिजनेस के आधार पर 80 से ज्यादा पर्सनल गवर्नमेंट एजेंसीज को एक बिजनेस का कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले सेटिस्फाइड होना पड़ता था, और जब तक बिजनेस को ओपन रखना चाहते थे तब तक उन्हें हैप्पी रखना पड़ता था। ये किसी भी छोटे स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत लिमिटेड था जो वो स्टार्ट करना चाहते थे, क्योंकि लाइसेंस और नियमों का सिस्टम एक रेगुलर पर्सन के लिए लॉयर की टीम के हेल्प के बिना नेविगेट करना इम्पॉसिबल था, जो कि ज्यादातर लोगों को कोशिश करने पर भी महंगा पड़ता था। वास्तव में लाइसेंस राज से बचने का एक पर्टिकुलर तरीका था। एक प्रैक्टिकल तरीका ये था कि इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाए और एक बिजनेस और अनऑफिशियल अनियमित संस्था चलाई जाए। अगर कोई कानून को लागू करने के लिए साथ आया तो उसे रिश्वत देना सस्ता और आसान था, बजाय इसके कि सब कुछ सही तरीके से स्थापित किया जाए। ये स्मॉल बिजनेस के लिए ठीक था जो रडार के अंडर चल सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये था कि बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज भारत को एक ऑपरेशन सेंटर के रूप में मानना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल था। मैंने उन सिस्टम्स के बारे में बात करने में लंबा समय बिताया है जिन्हें 3 दशक पहले इफेक्टिवली खत्म कर दिया गया था, क्योंकि वो भारत की क्षमता को दिखाते थे। सिर्फ इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस को घटाना किसी इकोनॉमी को अपने आप चलने के लिए काफी नहीं है। By itself. हम रशिया जैसी कंट्री के एक्सपीरियंस को देख सकते हैं, जिसने फ्री मार्केट सिस्टम अपनाने के बावजूद सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद अपने जीडीपी में काफी गिरावट देखी है। लेकिन 1991 से और विशेष रूप से 2000 के बाद से इंडिया बहुत ही मजबूत ग्रोथ के रास्ते पर रहा है, जो इफेक्टिवली हर 5 साल में डबल हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट के इन रिस्ट्रिक्शंस के बिना भारत वास्तव में कई महत्वपूर्ण कारणों से बिजनेस करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। A very good place to do business for a number of really important reasons. 125 मिलियन स्पीकर्स के साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कई सारी कंपनीज के लिए ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस एग्रीमेंट्स एक नेचुरल लैंग्वेज के रूप में बड़े पैमाने पर इंग्लिश लैंग्वेज में हैंडल किए जाते हैं। 1990 और 2000 के दशक में इसका यूज ज्यादातर कॉस्ट सेविंग कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए किया जाता था। मैं श्योर हूँ कि आप सभी ने पहले एक कंपनी को कॉल किया होगा भारत में किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए। ये प्रैक्टिकली एक चार्मिंग जॉब की तरह लग सकता है, लेकिन इसने कंट्री में बहुत वैल्यू क्रिएट किया है। इकोनॉमिक्स अपने कोर पर एक स्टडी है कि लोग वैल्यू की चीजों के साथ कैसे बात करते हैं। बड़े पैमाने पर यह सवाल उठाता है कि सिस्टम नेशनल या ग्लोबल इकोनॉमी से वैल्यू कैसे जोड़ता या घटाता है। एक कंट्री रिसोर्स जैसे रॉ मटेरियल्स की कटाई करके वैल्यू ऐड कर सकता है, जो कंट्री जमीन से सामान खोद कर करते हैं। इससे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन ये अपने नेचर से अनस्टेबल होता है, क्योंकि एंड में वो रिसोर्स खत्म हो जाते हैं। Resources are going to run out. रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए भी थोड़े मैन पावर की जरूरत होती है, जिसका मतलब ये है कि मार्जिन्स हाई है और रूलिंग क्लास और कुछ फॉसिल फ्यूल कंपनीज द्वारा उन रिसोर्स का लाभ उठाने की संभावना अधिक है। दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिच कंट्रीज की लिस्ट को देखिए और आप जल्द ही समझ जाएंगे कि नेचुरल रिसोर्स वेल्थ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की गारंटी नहीं देता है। कंट्री उन रॉ मटेरियल्स का इम्पोर्ट करके उन्हें कॉम्पोनेंट्स या लास्ट प्रोडक्शन में बदल कर भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की भलाई के लिए अच्छा है, क्योंकि इसके लिए ज्यादातर नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की तुलना में पर यूनिट प्रोडक्शन में ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों के बीच ज्यादातर जॉब्स फैलती है, जो एक मिडिल क्लास क्रिएट करता है, जो आसान ट्रेड को मुश्किल बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग भी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की तुलना में काफी ज्यादा सस्टेनेबल है, क्योंकि ये फाइनाइट रिसोर्स के एक पूल को बेचने पर निर्भर करता है। अगर एक कंट्री के पास मटेरियल के इम्पोर्ट्स का एक स्टेबल फ्लो है और उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्शंस के लिए लगातार इंटरनेशनल डिमांड्स है, तो वो इस सेक्टर से अलग एंडलेसली इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स एक रियल वर्ल्ड हमेशा उस तरह से काम नहीं करता है, और
मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी मटेरियल एक्सपोर्ट के साथ साथ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट दोनों ही साइड में इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस के कांटेक्ट में है। आरडी डिजाइन और मार्केटिंग जैसी बहुत एडवांस सर्विसेज को शामिल किए बिना प्योर मैन्युफैक्चरिंग भी बॉटम की ओर एक रेगुलर रेस है। एप्पल या सैमसंग जैसी कंपनीज कहीं भी अपने मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर सकती है और हमेशा वो कंट्री में सबसे कम लेबर कॉस्ट और कम से कम रिस्ट्रिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग लॉ के साथ एक इंडस्ट्री के चारों ओर एक इकोनॉमी का निर्माण करेंगे जो सिर्फ विएबल रहता है। अगर वर्क फोर्स को कम पेमेंट किया जाता है और कंपनीज जो चाहे वो कर सकती हैं, तो वो उतना ही अनसस्टेनेबल है जितना कि जमीन के नीचे से चीजों को खोदना। ऑफ कोर्स आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग एक विएबल इंडस्ट्री हो सकता है जो मेनली सर्विस पर चलने वाली इकोनॉमीज के लिए एक तरह का स्टेप है। दुनिया में ज्यादातर एडवांस इकोनॉमी अपने प्रोडक्शन का ज्यादातर हिस्सा सर्विस से पाते हैं, जिसमें स्कूल से लेकर बैंक तक सब कुछ शामिल है। अगर इकोनॉमी में कुछ जमीन से खोदे बिना या फैक्ट्री में बनाए बिना वैल्यू ऐड कर रहा है तो इसकी सबसे ज्यादा संभावना है कि ये सर्विस सेक्टर के रूप में ब्रॉडली कैटेगराइज होने जा रही है। एडवांस्ड इकोनॉमी के लिए सर्विस सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत स्टेबल है और ये दूसरे सेक्टर्स को भी बहुत प्रॉफिटेबल बना सकता है। दो कंट्रीज को इमेजिन कीजिए जिसके पास एक फैक्ट्री थी। Factory each. एक कंट्री विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ताकि मटेरियल्स को अंदर लाना और प्रोडक्ट्स को बाहर शिप करना जितना हो सके उतना आसान बनाया जा सके, और एक लेबर फोर्स भी रखते हैं जो कम सैलरी का डिमांड करते हैं ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करने वाली इंटरनेशनल कंपनीज के लिए लॉजिकल चॉइस बन सके। उन्हें बहुत से बिजनेस मिलेंगे लेकिन वो अपने खुद के सफलता का शिकार बन जाएंगे अगर ये प्रोसेस उनके वर्क फोर्स को इतना रिच बनाना शुरू कर दे कि वो हाई मांग करना शुरू कर दे। इसकी तुलना उस दूसरी कंट्री से करते हैं जहाँ फैक्ट्री अभी भी है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर भी है, जिसमें ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास इन हाउस आरडी डिजाइन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ये कंपनीज अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाने और उनके लिए प्रीमियम चार्ज करने में सक्षम होगी क्योंकि वो अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, अच्छा डिजाइन कर रहे हैं और अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। भले ही इस एग्जाम्पल में ज्यादा वैल्यू सर्विस सेक्टर में क्रिएट किया जा रहा है। पूरी इकोनॉमी के इनकम में वृद्धि होगी जिसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज को प्रोडक्ट बनाने के लिए ज्यादा पे किया जाएगा जो बहुत मुश्किल है और वैल्यू ऐड करते हैं। हम इस थ्योरी को अपने वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों इकोनॉमीज हमेशा के लिए ग्रो करती हैं अगर वो सही तरीके से मैनेज की जा रही है। तो अगर एक इकोनॉमी स्टील को चाकू और फोक में बदलने के लिए बेसिक मैन्युफैक्चरिंग का यूज करती है तो वो उन प्रोडक्ट्स को रॉ स्टील के मटेरियल कॉस्ट से मामूली अंतर में बेचने में सक्षम होंगे। ये पूरी तरह से सीधा प्रोसेस है और वहाँ होने का वैल्यू है और अंत में दुनिया को चाकू और फोक की जरूरत होती है, लेकिन ये सामान स्पेशल नहीं होता है और इससे कोई कंपनी इन प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे कंट्री में किसी दूसरी कंपनी द्वारा कम कीमत पर बेचने से पहले बेच सकती है जो अपने वर्कर्स को कम पेमेंट करने के लिए तैयार है। इसके बजाय अगर कोई इकोनॉमी अपने सर्विस सेक्टर का यूज स्टेनलेस स्टील के उसी स्लैब से एविएशन या मेडिकल इक्विपमेंट के अत्याधुनिक और प्रोप्राइटरी पीस को डिजाइन करने में करती है तो वो इसे और ज्यादा पैसे में बेच सकेंगे और फैक्ट्री के वर्कर्स की सैलरी बहुत कम होगी क्योंकि उनकी सैलरी सामान के लास्ट प्राइस के कम शेयर को रिप्रेजेंट करता है। एक अच्छा कारण है कि यूरोप या अमेरिका जैसी एडवांस्ड इकोनॉमी में बने सामान को हाई क्वालिटी के रूप में माना जाता है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आमतौर पर वो होते हैं, और ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि चाइना या इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मली अच्छी नहीं होती। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वास्तव में इन इकोनॉमीज को सिर्फ हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चर करने के लिए माना जाता है क्योंकि जो सामान केवल इसीलिए देखा जाता है क्योंकि वो सस्ते होंगे वो उतने सस्ते नहीं होंगे जितना कि इन दूसरी इकोनॉमीज के हैं। लेकिन इन सब का भारत से और उसके फ्यूचर ग्रोथ के पोटेंशियल से क्या लेना देना है? अपनी यूनिक डेमोग्राफिक्स के कारण भारत की इकोनॉमी द्वारा की जाने वाली टिपिकल स्लो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में छलांग लगाने की क्षमता है कि ये अनडेवलप्ड इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी तक ग्रो करने के प्रोसेस से गुजरती है और फाइनली एक एडवांस्ड इकोनॉमी बनने की उम्मीद करती है। ये निश्चित रूप से वो जगह है जहाँ मैं वो लाइन कहता हूँ कि कम से कम सभी इकोनॉमिस्ट में से कोई भी फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भारत के मामले में तलाशने के लायक है क्योंकि भले ही सिनेरियो सच ना हो लेकिन ये इकोनॉमी की तुलनात्मक प्रॉफिट में बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। Economies. बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा ग्लोबल राइवल चाइना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सच हो। वो अलग अलग मार्केट्स में कम्पीट कर सकते हैं और शायद करेंगे। In different markets. चाइना को आउटसोर्स सर्विस देना काफी मुश्किल है। सारे ग्लोबल रिस्क को एक सेकंड के लिए अनदेखा करते हैं जो हाल ही के महीने में चाइना से आ रहे हैं। ज्यादातर पॉपुलेशन इंग्लिश नहीं बोलती है और उससे भी अलग जो उनका बिजनेस कल्चर है वो वेस्ट से बहुत अलग है। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और लाइसेंसिंग राज दोनों को हटाने के बाद से आउटसोर्स सर्विसेज के लिए भारत भी एक शानदार स्थान रहा है। Place to outsource services to. ये वो जगह है जहां हम अपने कॉल सेंटर पर वापस आते हैं। अगर हम सीधे भारत के कॉल सेंटर की तुलना चाइना के फैक्ट्री फ्लोर से करें तो ये दो इंडस्ट्री काफी सिमिलर लगेंगी। वो दोनों कम सैलरी पे करते हैं, वो दोनों ज्यादातर फॉरेन कंपनीज के प्रॉफिट के लिए हैं। ये इंडस्ट्रीज एंट्री लेवल के जॉब्स के ग्लोबल इकोनॉमी के इक्वल है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट में सिर्फ फैक्ट्री फ्लोर ही एक एंट्री लेवल जॉब है और कॉल सेंटर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ग्लोबल हेडक्वार्टर में एंट्री लेवल जॉब है। Company's global headquarters.
फैक्ट्री फ्लोर जॉब्स को फैक्ट्री फ्लोर जॉब्स के अलावा किसी और चीज में बदलना मुश्किल है, जबकि सर्विस सेक्टर में बहुत बेसिक जॉब्स को भी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के साथ ज्यादा वैल्यू एडिंग जॉब्स में बदलना बहुत आसान है। with training and experience. आज इंडियन कंपनी सिंपल कॉल सेंटर्स की तुलना में कई ज्यादा मुश्किल सर्विस ऑफर करती है। इंडिया अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, डिजाइन और लीगल सर्विस के लिए भी एक पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा है। Legal services. सभी इंडस्ट्रीज जिनका अर्थ पर कोई भी दूसरी कंट्री मैन पावर और कॉस्ट एफिशिएंसी के मामले में मुकाबला नहीं कर सकता है। पूरी तरह से क्लियर होने के लिए भारत के पास अभी भी चाइना से दूर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स को चुराने के लिए चीप मैन पावर है और उन्हें बेशक इन इंडस्ट्री से बहुत प्रॉफिट होगा। इससे पहले कि वो खुद उस मशाल को दूसरे देश में ले जाए जो साथ आता है और उन्हें काटता है, लेकिन ये भारत की एक सर्विस सेक्टर हब बनने की यूनिक एबिलिटी है जो इसे आने वाले दशकों में दुनिया के सबसे मेन इकोनॉमिक सुपर पावर्स में से एक बना सकती है। लेकिन उस उम्मीद के साथ ये शायद ये भी तलाशने के लायक हो कि क्या गलत हो सकता है। इंडिया की इकोनॉमी ने कुछ ऐसा किया है जो उन्होंने 2020 में लंबे समय तक नहीं किया था। वो श्रंक हो गए थे। अब स्पष्ट रूप से कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन इसके पीछे की स्टार्टिंग ड्राइविंग फोर्स थी और भारत इन मुश्किलों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ था। लेकिन इससे पहले भी कंट्री के विकास ने धीमे होने के संकेत दिए थे। इकोनॉमिस्ट के बीच इसके लिए एक पॉपुलर एक्सप्लेनेशन ये भी है कि भारत की इकोनॉमी एक ही समय में ज्यादा रेगुलेटेड और कम रेगुलेटेड दोनों है। At the same time, 1990 की दशक की शुरुआत में किए गए बदलाव के बावजूद भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियलिज्म बनी रही है, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में, जहां आज भी कंट्री में ऑपरेट कर रहे सबसे बड़े बैंक स्टेट ओन्ड और ऑपरेटेड हैं। इन बैंक्स को स्लो कर दिया गया है जो बिजनेस और कंज्यूमर्स को क्रेडिट देते हैं, जिसका मतलब ये है कि अच्छे आइडिया को सामने रखना मुश्किल है और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी मुश्किल है, क्योंकि कार या घर या एजुकेशन जैसी किसी भी चीज के लिए लोन लेना मुश्किल है। कुछ मामलों में गवर्नमेंट के नियमों को भी अनस्टेबल तरीके से लागू किया गया है। 2020 में गवर्नमेंट को किसानों द्वारा तेज प्रतिक्रिया के कारण एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करने वाले बड़े फैसलों को वापस लेना पड़ा, जिन्हें डर था कि गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड प्राइसेस के बिना वो लाभदायक नहीं रहेंगे। याद रखिएगा, ये इफेक्टिवली प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड इंटरप्शन का एक फॉर्म है जो 1990 के दशक से पहले इकोनॉमिक ग्रोथ को दबाती है। सीरियस ओवर का एक और एग्जाम्पल, फ्यूचर में सिर्फ 2 महीने के सेट डेट के बाद उनकी करेंसी के कुछ डिनोमिनेशंस को अनयूजफुल बनाने का गवर्नमेंट का निर्णय था। इसका मतलब ये था कि लोगों को इन नोटों को बेकार होने से पहले बैंक में जमा करने के लिए भागना पड़ा था, जिसके लिए लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहते थे। लोगों के बाहर गवाए गए और बर्बाद किए गए घंटों से इस कंट्री के करेंसी के बारे में महत्वपूर्ण डाउट पैदा होता है। अनबैक्ड फेड करेंसी तभी काम करती है जब लोग ये मानते हैं कि इसकी वैल्यू है, और ये दिखाकर कि गवर्नमेंट अपनी खुद की करेंसी के कुछ डिनोमिनेशंस को मिटाने के लिए तैयार थी। इसने इस बारे में डाउट पैदा किया कि इंडियन रुपीस में सीरियस बिजनेस करना कितना सेफ है। serious business in Indian rupees. डिमोनेटाइजेशन इतना अजीब लगता है। सरकार ने सोचा कि ये जरूरी था। ये लाइसेंस राज के दौर का एक और हैंगओवर था जो उन सभी बिजनेस में से है जिन्होंने तय किया कि ऑफिशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर काम करना आसान था। 2018 में ज्यादातर अनुमान के अनुसार इनफॉर्मल ग्रे मार्केट बिजनेस भारत के टोटल प्रोडक्शन के आधे से ज्यादा का निर्माण करते हैं। Half of India's total output. इनफॉर्मल बिजनेस और वर्कर्स से टैक्स को बढ़ाना काफी मुश्किल है, इसीलिए गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि लोगों को अपना कैश जमा करने के लिए मजबूर करने से वो अपने इनकम की रिपोर्टिंग करने और अपने टैक्स को पे करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये काम नहीं आया, लेकिन इसने इनफॉर्मल इकोनॉमी के प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। Economy. बहुत से वर्कर्स ज्यादा वैल्यू के फॉर्मल रोल्स में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन पर टैक्स लगाए जाएंगे और उनकी इनकम उस इनकम से कम हो जाएगी जो उन्होंने कैश इन हैंड के लिए काम करने वाले इनफॉर्मल जॉब्स में की होंगी। बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कैश इन हैंड वर्क नहीं करती हैं। इसका मतलब है कि कुछ कंपनीज को लगभग 1.5 बिलियन लोगों के देश में लेबर्स को अट्रैक्ट करने में सरप्राइजिंगली मुश्किल हो रही है। Ball. फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच विभाजन भी 2 स्पीड इकोनॉमी बनाने की धमकी देता है, जहां इंग्लिश बोलने वाले स्किल्ड वर्कर्स इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करने वाली पॉपुलेशन की तुलना में अपनी खुद की कमाई का एक क्लास बन जाएंगे, Informal economy. जबकि यह निश्चित रूप से जीडीपी फिगर के हेडलाइन पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा। जिसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे पहले उस इकोनॉमी में पार्टिसिपेंट्स के रहने की स्थिति में सुधार करे। यहाँ अच्छी खबर ये है कि इंडियन स्टेट बैंक द्वारा पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट में पाया गया कि इनफॉर्मल इकोनॉमी 2018 में टोटल इकोनॉमिक प्रोडक्शन के 52% से घटकर 2021 में सिर्फ 20% हो गई। प्रोडक्शन का एक हिस्सा काम खोजने और बिजनेस को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट की कोशिश का कारण था, लेकिन दूसरा ड्राइविंग फोर्स ये फैक्ट था कई इनफॉर्मल वर्कर्स को मुश्किलों के दौरान बिजनेस से बाहर कर दिया गया, जबकि उनके इनफॉर्मल इकोनॉमी के पार्टनर्स घर से या कंट्रोल्ड ऑफिस से काम कर सकते थे। भारत की इकोनॉमी प्योर पोटेंशियल के अलावा कुछ नहीं है। इसका एक यंग और स्किल्ड पॉपुलेशन है। इसमें चाइना के स्टेग्नेशन को कैपिटलाइज करने की क्षमता है और ये स्मूथली उन इंडस्ट्रीज में बदल सकता है जहां दूसरी डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए जंप करना बहुत मुश्किल होगा। डिसाइडिंग फैक्टर्स ये होंगे कि क्या गवर्नमेंट बिजनेस और इन्वेस्टर्स को ये यकीन दिला सकता है कि भारत इन्वेस्ट करने के लिए एक सेफ और अट्रैक्टिव प्लेस है। And lucrative place to invest.
साथ ही वो अपनी पॉपुलेशन को फाइनेंशियल टूल्स भी दे रहे हैं जिनकी उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अमीर बनने के लिए जरूरत है, जबकि नेशंस कलेक्टिवली वेल्दी बनते हैं। अब ये भारत को इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड के नेशनल लीडर बोर्ड में दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का समय है। Leaderboard. हमेशा की तरह साइज से स्टार्ट करते हैं। भारत की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है, जो इसे सिर्फ यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी से पीछे रखता है। इसे 9 आउट ऑफ 10 मिलता है। Out of 10. ये इम्प्रेसिव फिगर एक बड़े पॉपुलेशन के बीच बहुत कम फैला हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसके पास $2,515 का पर कैपिटा जीडीपी है, जो इसे ग्लोबल इकोनॉमी के पिछले क्वार्टर में रखता है और इसे 3 आउट ऑफ 10 देता है। Out of 10. ग्रोथ एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी है। इकोनॉमी का एक फिक्स ग्रोथ रेट रहा है, जिसने पिछले 3 दशकों में हर 5 सालों में इसका साइज लगभग 2 गुना देखा है। इसे 10 आउट ऑफ 10 आसानी से मिलते हैं। 10 out of 10. जैसा कि हमने देखा कि स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस कंट्री का वीक पॉइंट रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी एक ऐसी कंट्री के साथ बिजनेस करने के लिए अनश्योर है, जिसने कई बार दिखाया है कि ये इनफॉर्मल इकोनॉमी के कुछ बहुत ही अजीब इंडस्ट्री ट्रेनिंग डिसीजंस ले सकता है और स्टेट ओन्ड कंपनीज का इन्फ्लुएंस का भी प्रॉब्लम है और इसमें सुधार हो रहे हैं। कंट्री को वास्तव में 10 आउट ऑफ 5 से ज्यादा नहीं मिल सकता है 10. और इंडस्ट्री के फील्ड में भारत के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि इसके पास काफी पोटेंशियल है जो अनरियलाइज्ड है। Going unrealized. इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने की क्षमता है, लेकिन अभी भी ये इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका एवरेज सिटीजन बहुत पुअर है, क्योंकि वो इतने वैल्यू का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं जितना वो हो सकते हैं। यहाँ तक कि अभी भी दुनिया में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस सेंटर्स में से एक के रूप में इसे 8 आउट ऑफ 10 मिलते हैं। कुल मिलाकर ये इंडिया को एक एवरेज स्कोर 7 आउट ऑफ 10 देता है, जो इसे यहाँ इकोनॉमिक एक्सप्लेन्ड के नेशनल लीडर बोर्ड में रखता है। Thanks for watching, mate. Bye. पहला कमेंट है R33D। इन्होंने लिखा है, जिस लेवल पर चाइना अभी है उसमें पहुंचने में इंडिया को सेंचुरीज लग जाएंगे, पहले खुद के झमेलों से निपट लो। फिर सौरभ पाटिल ने लिखा है, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, जस्ट बिकॉज इंडिया ग्रो कर रहा है इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरी कंट्री ग्रो नहीं कर रही। इंडिया चाइना का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा सिवाय पॉपुलेशन के। सिर्फ मुगल एम्पायर ही चाइना को डिफीट कर सकते थे। फिर कमलाक्ष पाई ने लिखा है, आई लव व्हेन वेस्ट से इंडिया विल नेवर ग्रो। नंबर 1, वेस्ट ने कहा इंडिया इलिटरेट है। आज हम IT सेक्टर में, स्पेस में वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। नंबर 2, कारगिल वॉर में यूएस ने इंडिया को GPS देने से मना कर दिया। आज हमारे पास नेविक है जो कि GPS से भी बेहतर है। नंबर 3, आज ये व्यक्ति कह रहे हैं कि इंडिया चाइना और यूएस के इकोनॉमी को कभी डिफीट नहीं कर पाएगी। तो मैं अपना जवाब कुछ साल बाद लिखूंगा और इन्हें बताऊंगा कि इंडिया क्या कर सकता है और क्या नहीं। नंबर 4, डोमर नंबर 1। इन्होंने लिखा है, शुरुआत में दिखाए गए इंडिया के मैप को चेंज कर दो। तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारा चेहरा किसी ने तुम्हारी फैमिली फोटो से चेंज कर दी तो? फिर अगला कमेंट है IMPG। इन्होंने लिखा है, चाइना कुछ चीजों में ऐसी चीजें करता है जो कि वो जायज नहीं होता, तो इसका फेल होना तो तय है। फिर इल्यूमिनाटी एजेंट ने लिखा है, इंडियन सिटीज को रिबिल्ड कैसे करे, क्या ये इंडिया के लिए इस सेंचुरी में पॉसिबल है? चाइना को ही देख लो, ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है रिबिल्ड अल्ट्रा मॉडर्न डेवलप्ड नेशन का। आशा करते हैं ये सेंचुरी खत्म होने से पहले इंडिया चाइना के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर अचीव कर ले। फिर वांग ने लिखा है, वियतनाम इंडिया से काफी बेहतर कर रहा है। फिर अगला कमेंट है वूजी जाओ। इन्होंने लिखा है, इंडिया को चाइना से कंपेयर क्यों करना है, ये दोनों बिल्कुल अलग कंट्री है, अलग सोच, इकोनॉमीज क्रिएट करने का दोनों का अलग तरीका है। फिर बुकित बटाक ने लिखा है, यूएस कभी इंडिया को उन्हें ओवरटेक करने नहीं देगा, सपने देखते रहो बस। रोक तो वो अभी भी रहे हैं रशियन ऑयल खरीदने से, तो क्या इंडिया रुक गया? तो देखो, बात ऐसी है कि इंडिया ग्रो करेगा या नहीं करेगा या अमेरिका उसे करने देगा, ये तो लोग पहले से ही कहते थे कि इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। आज जिस कंट्री ने इसे लूटा था उसी को पीछे छोड़ दिया है। और आज यूके के प्राइम मिनिस्टर भी एक इंडियन ही है। जहाँ पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स ने राज किया, इंडियंस को खुद के ही देश में विभिन्न तरह के रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता था, तो उस वक्त क्लब्स में भी ये रिस्ट्रिक्शंस थी। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। और आज देखो, दुनिया गोल है, घूमकर तो वहीं आना है जहाँ से शुरू हुआ था। आज उसी इंडियन के भरोसे तुम्हारी खुद की इकोनॉमी है। अगला कमेंट है जूमर माइक गैरी। इन्होंने लिखा है, ऑफ कोर्स इंडिया नेक्स्ट चाइना नहीं बनेगा, चाइना बस नॉर्थ कोरिया का बड़ा भाई है, इंडिया उससे भी बेटर होगा। तो नेक्स्ट कमेंट है डार्क लॉर्ड। इन्होंने लिखा है, इंडिया पहला कंट्री है जिसे ब्रिटिश एम्पायर को बीट करके यूके की जीडीपी को ओवरटेक किया। फिर अगला कमेंट है फ्रेडेरिको डुवेल। इन्होंने लिखा है, नहीं, वो कभी चाइना से बड़ा नहीं बन पाएगा क्योंकि यूएस उसे ये करने कभी नहीं देगा। अगर उन्होंने एक चाइना को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडिया की हेल्प की थी, अगर वो चाइना से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो यूएस इंडिया को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर जाजा ने लिखा है, टू बी ऑनेस्ट, ये बस हमारे लोग ही नहीं बल्कि हमारी गवर्नमेंट ने भी इंडिया की
डेवलपमेंट में बहुत कुछ किया है। फिर भी यहाँ कुछ लिबरल्स हैं जो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया और उनकी इकोनॉमी को उल्टा अंडर डेवलप्ड बना दिया। समय रहते ये एहसास कर लो कि इस गवर्नमेंट को तुम हेट करके अपनी कंट्री को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। हमें कोई युद्ध नहीं चाहिए, इंस्टेड हमें अपने नेशन को डेवलप करना है। हाँ, इन्होंने बहुत मदद की हमारी, कैसे वो मैं बताती हूँ। हमारे वो जो 45 ट्रिलियन चोरी हुए थे ना, हाँ वो इनके ही बदौलत। तो सबसे बड़ा हाथ तो इन्हीं का था, इन जनाब की बदौलत। दुनिया में कोहिनूर सिर्फ एक ही था, वो भी इनके बदौलत ही गया। और जाते जाते कुछ किया चाहे नहीं किया उसका पता नहीं, पर सॉरी और थैंक यू छोड़कर चले गए। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी, किसी का दिल दुखा दो और बोल दो सॉरी, किसी का मर्डर कर दो और कह दो सॉरी, हो गया मसला सॉल्व। और थैंक यू, ये तो बड़ी काम की चीज है। किसी ने अगर हेल्प किया तो हम उसकी हेल्प करने के बजाय थैंक यू बोल दो। किसी ने हेल्प की, बदले में उसकी हेल्प करने की बजाय तुम थैंक यू कह दो, फिर उसका भी दिल दुखाओ और फिर सॉरी बोल दो। कमाल की निंजा टेक्निक है। फिर अगला कमेंट है नेल वॉर्निंग। इन्होंने लिखा है टू मच करप्शन, नॉट इनफ रॉ मटेरियल्स। फिर मैथ्यू शिल्ड ने लिखा है चाइना की इकोनॉमिक फिगर फेक होती है, उनकी इकोनॉमी अस्थिर इमारतों से आगे बढ़ती है, मतलब छलावे से। वो फॉरेन टेक्नोलॉजी को कॉपी करते हैं या चुराते हैं और इकोनॉमी बनी है उन लाखों लोगों की कब्रों से जो वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए, जो एक बहुत भयानक मंजर था। नो वन शुड एम टू बी द नेक्स्ट चाइना। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।